Assalamu alaikum students. Our today's topic is about how to harvest energy stored in the nutrients within the body. So it comes under the title of metabolism. Metabolism होता है कि बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और इस सारे प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज़ होना, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स से एनर्जी यूज़ करते हुए, वही एनर्जी यूज़ करते हुए जो कि रिलीज़ हुई थी ब्रेक डाउन में, वो एनर्जी यूज़ करते हुए बड़े मॉलिक्यूल्स का बन जाना। इट ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, इनको हम डिस्कस स्टडी भी करेंगे। तो आज हम इस सब बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि कोई भी ह्यूमन और कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सांस लेता है तो उसके रिजल्ट में कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कौन से कंपाउंड्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, और कौन से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और फिर स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल्स अगेन कैसे बनते हैं, वो सब सारा लाइफ का प्रोसेस, एग्जिस्टेंस, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ये सारा प्रोसेस नेचर में चलता रहता है। तो अभी सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ेंगे जी के कैसे लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, और इसमें बेसिक स्टेप्स होंगे ग्लाइकोलिसिस, ट्रांससिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनको हम माइल्ड सा टच करेंगे। ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी दोनों को माइल्ड से टच करेंगे। एंड देन समराइज द एनर्जी यील्ड ऑफ ऑल अबव स्टेप्स इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। और इन सब में एनर्जी यील्ड, एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है, कितनी अमाउंट रिलीज हो रही है इस प्रोसेस के अंदर, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो सेलुलर रेस्पिरेशन का एक्चुअली जो ओवरव्यू है वो कुछ इस तरह से है। ग्लूकोज C6H12O6 ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है इस सारे प्रोसेस में वो रिड्यूस हो रही है इनटू वाटर अलोंग विद रिलीज ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये तो ओवरव्यू हुआ। तो इस बारे में डिटेल पढ़ने के लिए देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, little complicated but we will try to read them smoothly कि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। तो इट एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज है एंड अदर मॉलिक्यूल्स और कुछ और मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हुए, और ये इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी फ्रॉम, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी यूज़ होती है एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने के लिए। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एरोबिक प्रोसेस है that requires oxygen and gives off carbon dioxide and involves the complete breakdown of glucose to carbon dioxide and water। ठीक है जी, यही पीछे वाला जो हमने रिएक्शन देखा था इसी को ही डिटेल बताई गई है। एंड नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। जो मेटाबॉलिज्म है इसमें बॉडी के तमाम केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। सम रिएक्शंस प्रोड्यूस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, एटीपी में एनर्जी स्टोर होती है, और कुछ रिएक्शंस में एटीपी की एनर्जी कंज्यूम होके या यूज़ होके रिएक्शंस कंडक्ट हो रहे होते हैं, और कुछ रिएक्शंस में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कुछ में प्रोड्यूस हो रही है। ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विल इवेंचुअली बी ब्रोकन डाउन एंड रिसाइकल्ड और एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी में कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, आप अपनी डाइट से ले रहे हैं मेजरली, तो ये सब ब्रेक डाउन होंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, दोबारा से किसी और साइकिल में यूज़ हो जाएंगे वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, रिसाइकलिंग हो जाएगी उनकी, या फिर वो बॉडी से निकाल दिए जाएंगे। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स बताया है आपको पहले भी। कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें ब्रेक डाउन होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होते हैं, ये पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था।
glycolysis, Krebs cycle, or electron transport chain, the whole cellular respiration. This includes exergonic reactions. Anabolic reactions में एनर्जी रिक्वायर होती है. एनाबॉलिक रिएक्शंस में स्मॉल मालिक्यूल से बड़े मालिक्यूल्स बन जाते हैं और सारे प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स यूज ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मालिक्यूल. अब एटीपी और एनर्जी किस तरह से इसका साइकिल फ्लो में रहता है. इसमें क्या है कि आपको लाइट पर्पल से शेड में जो ब्लॉक नज़र आ रहा है उसमें सिंपल मालिक्यूल एंड मोनोमर्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स ये बना रहे हैं एनाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स. ठीक है, एटीपी यूज़ करते हुए एडीपी और फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ हो जाएगा, हीट रिलीज होगी और कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल पॉलीमर बन जाएंगे जैसे प्रोटीन्स या ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह. अब ये कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू एडीपी से एटीपी बनाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी और सिंपल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन एक ही स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है. वो कहा जाता है ई सेल हैज़ अबाउट 1 बिलियन एटीपी मालिक्यूल्स दैट लास्ट फॉर लेस देन 1 मिनट. सो आप सोच सकते हैं कि कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक सेल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे 1 बिलियन एटीपी मालिक्यूल्स भी 1 मिनट से कम टाइम लास्ट करते हैं, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन देयर. ओवर हाफ ऑफ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू हीट. एटीपी 1 बिलियन एटीपीज हैं तो 1/2 बिलियन एटीपी जो हैं वो हीट प्रोड्यूस करने में काम आ रहे हैं. इसका ये मतलब हुआ. अब एटीपी जनरेशन किस तरह से होती है. एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. फास्फोरस के 3 मालिक्यूल्स होते हैं और ये मिलकर बनते हैं कैसे, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट, इट मेक्स एटीपी. या अगर इसको मज़ीद आप शॉर्ट करना चाहें तो कह सकते हैं एएमपी प्लस 2पी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और 2पी ये बनाते हैं एटीपी. तो फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में ये एडीपी में फॉस्फेट ऐड होता है और बॉन्ड अटैचिंग 3rd फॉस्फेट कंटेन स्टोर्ड एनर्जी. और एटीपी बनाने के लिए ये जो एडीपी प्लस पी बॉन्ड बनेगा इसमें एनर्जी स्टोर होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है. और ये एनिमल्स में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन साइटोसोल में होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स और बैक्टीरिया में फोटोफॉस्फोरिलेशन इसे कहा जाता है.